लाइव, हाँ अब लाइव हो गया हो है। गया, अब हो गया। ओके। जी। जय माँ शारदे। जरूरी तो नहीं है कि तुझे आंखों से ही देखूं, जरूरी तो नहीं है तुझे आंखों से ही देखूं, तेरी याद का आना भी तेरे दीदार से कम नहीं, तेरी याद का वाह। आना तेरे दीदार से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही भाव आज लेकर हम सम्मिलित हुए हैं एक विशेष कार्यक्रम में, यादों जड़ी किताब। यादों जड़ी किताब पर आज परिचर्चा के लिए हम सब शामिल हुए हैं। आदरणीय पूर्णिमा बेदार श्रीवास्तव जी की यह शानदार किताब, जिसका आज ऑनलाइन विमोचन ही कहेंगे इसे हम, परिचर्चा होने जा रही है। इसका ऑफलाइन विमोचन हो चुका है और बहुत ही शानदार किताब है। मैंने थोड़ी ही पढ़ पाई है क्योंकि आज ही मुझे इसका पीडीएफ उपलब्ध हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आदरणीय सरिता त्रिपाठी जी के यशस्वी मंच से मैं रश्मि मिश्रा भोपाल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दोस्तों, किसी भी किताब का विमोचन होना, किसी भी किताब का प्रकाशित होना किसी उत्सव से कम नहीं, और उस उत्सव में हम सब आज शामिल हैं। बहुत बहुत बधाई देती हूँ आदरणीय पूर्णिमा जी को कि ये जो किताब आपकी प्रकाशित हुई है बहुत ख्याति प्राप्त करे ये। और मैं थोड़ा परिचय करा देना चाहती हूँ कि आज इस परिचर्चा के लिए जो हमारे साथ मंच पर जुड़े हुए हैं वो है डॉक्टर नवनीत सहाय जी, जो कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं प्रदीप सहाय बेदार जी, जो शाहजहांपुर से हमारे साथ हैं। और आदरणीय नवनीत सहाय जी रुद्रपुर से हैं। हमारे साथ है अपर्णा खरे जी, जो कि रुद्रपुर से ही हैं। जया शर्मा जी हमारे साथ फरीदाबाद से हैं। और सरिता त्रिपाठी जी स्वयं तो होंगी ही, क्योंकि वही इस कार्यक्रम की कर्ता धर्ता और व्यवस्था करता है। सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। जैसा कि हमारी परंपरा है कि माँ शारदे की कृपा के बिना कोई ना एक कदम चल सकता है, ना एक शब्द बोल सकता है। माँ की कृपा से ही ये सब कुछ संभव है। तो मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पूर्व माँ शारदे का आवाहन करने के लिए माँ शारदे की बरत पुत्री आदरणीय अपर्णा खरे जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और माँ शारदे की वंदना करें। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी श्रोताजनों को, सभी ज्येष्ठजनों को मेरा सादर प्रणाम। स्वागत है। पूर्णिमा बेदार श्रीवास्तव जी ने किताब लिखी है यादों जड़ी किताब, और उसका पहले स्थान पर उन्होंने माँ शारदे की स्तुति करी है। तो उनकी ही रचना को मैं थोड़ा स्वर में बांधने की कोशिश करती हूँ। बहुत स्वागत। शारदे माँ वरदायिनी माँ पद्मासनी माँ हंसासनी माँ। हे शारदे माँ वरदायिनी माँ पद्मासनी माँ हंसासनी माँ। हम हैं तिमिर में हमें ज्ञान देना, हम हैं तिमिर में हमें ज्ञान देना। अज्ञानता से हमें तार देना। तू जग की माता है आशीष दाता, जग से तिमिर का तू नाश कर माँ। हे शारदे माँ वरदायिनी माँ पद्मासनी माँ हंसासिनी माँ। हे वीणावादिनी कमलासिनी माँ सुरदायिनी माँ हेलो। तमहारिणी माँ। स्वर भी तुझे से है संगीत तुझसे, हृदय में मेरे संगीत भर
बल बुद्धि विद्या का वरदान दे माँ, जीवन शुद्ध प्रबुद्ध कर माँ। हे शारदे माँ वरदायिनी माँ, पद्मासिनी माँ हंसासिनी माँ। हे चंद्रवदनी हे ज्ञानदामा, हे शुभ्र वस्त्रवृता शारदे माँ। वेदों पुराणों की तुम्ही हो ज्ञाता, मन को हमारे जगमग करो माँ, जगमग करो माँ। मन मोह करके बिमल बुद्धि दे माँ, सतपथ पे लाकर जीवन सफल कर। हे शारदे माँ पद्मासिनी माँ, वरदायिनी माँ हंसासिनी माँ। बहुत सुंदर रचना, दीदी ने बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करके इसको पूरा किया है और मैंने इसको स्वरों में बांधने की एक छोटी सी कोशिश करी है। थैंक यू सो मच दीदी इतनी सुंदर रचना के लिए। थैंक्स अ लॉट। क्या बात है, बहुत सुंदर। माँ का आवाहन बहुत सुंदर शब्दों में और बहुत ही सुर के साथ आपने किया है। निश्चित तौर पे माँ हमारे बीच अब विराजमान हो गई हैं। मैं थोड़ा सा परिचय दीदी का बता देती हूँ। पूर्णिमा बेदार जी का मैं परिचय बता देती हूँ। वैसे तो उनका सौम्य सादगी युक्त चेहरा ही उनका अपना परिचय है। मैं बता देना चाहती हूँ कि यादों जड़ी किताब की लेखिका पूर्णिमा बेदार जी लखनऊ में निवासरत हैं। आप उत्तर प्रदेश शासन में अनुसचिव के पद पर कार्यरत हैं। इतनी व्यस्तता के बाद भी आप निरंतर साहित्यिक कार्य में संलग्न है, ये बहुत बड़ी बात है। तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। और इसके अलावा आप पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं निरंतर छपती रहती हैं। बात करती हूँ यादों जड़ी किताब की। चूंकि मेरे पास पीडीएफ आ चुका है, अब मैं सुकून के साथ उसको पढ़ूंगी। आज मुझे समय नहीं मिल पाया, लेकिन थोड़ा जितना सा भी मैंने देखा है, ऊपर का जो मुख पृष्ठ और उसके बाद जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है, तो मैंने देखा है कि ये जो पुस्तक है आदरणीय पूर्णिमा जी ने अपने माता पिता को समर्पित की है। स्वर्गीय श्री राजेश्वर सहाय जी एवं माता स्वर्गीय श्रीमती सावित्री बेदार जी को समर्पित है आपकी ये पुस्तक। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि निश्चित तौर पर पूर्णिमा जी की इस पुस्तक में यादों के सघन बिंब होंगे। अभी मैंने नहीं पढ़ी है, पर जिस तरह से शीर्षक है उसने सब कुछ कह दिया है। और मैंने यह किताब जो शीर्षक मैंने पढ़ा है उसके बाद मैंने अंदाजा लगाया है कि ये जो यादें होती हैं, जो व्यक्ति की अनमोल पूंजी होती हैं, और ये यादें पूर्णिमा जी ने इस किताब में मोती के रूप में पिरोकर सबके सामने रखी हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस किताब को सभी लोग पढ़ें और इस किताब को लेकर अपना लेखन कार्य को और सुदृढ़ किया जा सकता है, क्योंकि एक उदाहरण है ये किताब। मैंने देखा है बहुत व्यवस्थित किताब है, ऊपर ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा देखा है। और मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ कि तेरी यादें भी मेरे बचपन के खिलौने जैसी हैं। तेरी यादें भी मेरे बचपन के खिलौने जैसी हैं। तन्हा होती हूँ तो इन्हें लेकर बैठ जाती हूँ। तन्हा होती हूँ तो मैं इन्हें लेकर बैठ जाती हूँ। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में अब अपने जिनको आमंत्रित करने जा रही हूँ वो हैं आदरणीय प्रदीप सहाय बेजार जी। मैं सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और इस पुस्तक के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। माँ शारदे को नमन करता हूँ। आवाज आ रही है, स्पष्ट है? जी बिल्कुल। सभी को नमस्कार। माँ शारदे को नमन करता हूँ। प्रतिष्ठित मंच को नमन करता हूँ। मैं प्रदीप साहेब बेदार शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। सरिता त्रिपाठी ये फेसबुक पेज पटल लाइव जो है
इस पर आज के कार्यक्रम, ये जो काव्य संग्रह है यादो जड़ी किताब, इसका विमोचन लोकार्पण हो चुका है। उसके उपरांत एक आज ऑनलाइन लोकार्पण कह सकते हैं इसको, और परिचर्चा। उस कार्यक्रम में पटल पर उपस्थित सभी को मैं पटल और उसके बाद में पटल के पार जुड़े हुए सभी साहित्य सुधीजन और काव्य संग्रह है यादो जड़ी किताब की कृतिकार हमारी छोटी बहन पूर्णिमा बेदार श्रीवास्तव, जो आज इस कार्यक्रम का हाईलाइट है, केंद्र बिंदु है। और इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारी इस कार्यक्रम के रथ की सारथी माननीय रश्मि मिश्रा जी, और इस आयोजन से जुड़े हुए पटल के सरिता त्रिपाठी जी और उनके सभी सहयोगी, और समस्त पटल के उस पार जुड़े हुए आदरणीय जन सभी जो हमारे आज अपना बहुमूल्य समय दे करके इस परिचर्चा को सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो किताब है काव्य संग्रह यादो जड़ी किताब, ये आप सबके आशीर्वाद से लोकार्पित हो गई, शुभकामनाएं आपकी मिली, आशीर्वाद मिला, और आज हमारे सबके हाथों में है। ये किताब जो है, जब मैं इसको देखता हूं, ये मेरे हाथ पे सामने है किताब, जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे जो शब्द पहला आता है यादों जड़ी किताब, तो मतलब यादें जो हैं वो इसका केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं है। और इस किताब को चंद शब्दों में कुछ कह देना, अभी रश्मि जी ने कहा ना कि किताब के बारे में कुछ कह दीजिए, तो मुझे लगता है बड़ा दुष्कर कार्य है कि कुछ शब्दों में इस किताब को व्याख्यायित कर दूं, क्योंकि इस किताब में इतना कुछ है कि उसको समेटा जाना चंद शब्दों में संभव नहीं लगता, काफी दुष्कर है। क्योंकि इसमें जितने आयाम हैं, जीवन के अलग अलग आयाम से समेटे हुए है ये, और कहीं अभिलाषा दिखती है इसमें, कहीं ऐसा लगता है कुछ छूट गया, कहीं एक संकल्प आता है, और वहीं पे कहीं पे एक दिल की बात आ जाती है, अचानक आंसू आ जाएंगे, कभी मुस्कान आ जाएगी, और उस मुस्कान के पीछे एक दर्द है जो स्माइल प्लीज जैसी कविता में दिखता है। जिंदगी के मानी क्या है, यादों के गुलदस्ते कैसे हैं, कड़वी सच्चाइयां हैं, और बाल विमर्श भी है, स्त्री विमर्श भी है, श्रमिक विमर्श भी है, और ये जितनी भी विमर्श है इनसे दुविधाएं जो है जुड़ी हुई, उनका चित्रण है। और ऐसा ही नहीं है केवल कि ये सब पुरानी बातें ही हैं, आधुनिक काल की सेल्फी, कोरोना, लता जी का जाना, ऐसे विषयों को भी इसमें शामिल किया गया। तो इस तरीके से ये किताब बिल्कुल अद्भुत बन जाती है। और इस किताब के विषय में एक, जैसे मैं देखता हूं किताब में कि एक कविता है बोनसाई, बड़ी ही अद्भुत कविता है। जिसकी शीर्षक कविता है वो तो कमाल है, और इसी वजह से शायद उसको शीर्षक का सिरमौर भी बनाया गया है। लेकिन एक कविता है बोनसाई, जो समाज के जो बनावटी बौनापन है उस पर इतनी सटीक टिप्पणी करती है कि पढ़ के आनंद आ जाता है। और उसी के बरक्स एक दूसरी कविता है फौरन उसी के बाद, नन्हा बरगद बीज। वो एक छोटे से बीज को बरगद बनाती है और एक पूरी यात्रा करा देती है। तो एक तरफ हम किसी बरगद का बोनसाई बना रहे हैं और दूसरी तरफ एक बीज से बरगद बना रहे हैं। तो ये एक बहुत ही विस्तृत पटल बन जाता है इस तरह से। इसके अलावा बचपन की यादें, वो भी क्या जमाना था, ऐसे करके एक कविता है। और एक कविता है इसमें, माँ तू मेरी रग रग, माँ तू रग रग में है मेरी। ये बहुत ही भावुक कविता है। और इस कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इसमें जो शामिल कविताएं हैं, इको आ रही है, जी स्वागत है सर। जो शामिल कविताएं इसमें हैं वो जन भावना, हमारा मानव व्यवहार, जो बिल्कुल चेतना है, उसके इर्द गिर्द होता है सब कुछ। और ये ऐसी अनुभूति देता है कि इसको पढ़ने के बाद जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मैं स्वयं अचंभित था कि क्या ये वाकई इस
कृतिकार की पहली कृति है, क्योंकि कहीं से भी नहीं लगता ये बिल्कुल पहली कृति है किसी कृतिकार की। सच में। और बहुत ही सुंदर इसमें सारे आयाम समेट करके आई है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें मैं थोड़ा सा, इसमें जो यादें हैं, उसके संघर्ष हैं, उसकी पृष्ठभूमि जो होती है वो कहीं ना कहीं बचपन से और जीवन के जो झंझावात होते हैं उनसे ही निकल के आती है। अब चूंकि मैं परिवार का भी हिस्सा हूं, तो वो जो खास बातें होती है परिवार की वो मैं जानता हूं। और आत्मकथ्य में रचनाकार ने अपने बारे में कुछ लिख दिया है, लेकिन बहुत ही कहीं से भी अतिरंजित नहीं किया उसे, बहुत ही संयमित तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही पोलाइट और मॉडरेट होके लिखा है, जबकि उसके संघर्ष इससे कहीं ज्यादा है। सच। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब कोई भी रचनाकार अपने बारे में अपने संघर्षों को लेकर के और इन चीजों को लेकर के और यादों से किताब को जन्म देता है, तो तमाम चीजें ऐसी होती हैं कि जो उसके बैकग्राउंड में चल रही होती। अब जो एक सबसे बड़ा दंश है वो ये है कि इनकी आयु जब लगभग मैं समझता हूं 20 वर्ष के आसपास की रही होगी, तो हमारी माताजी ने हमें छोड़ दिया था। और 20 वर्ष की बालिका, उसकी मां चली गई, तो जो एक तू रग रग में है मेरी मां जो कविता लिखी है वो ऐसे ही नहीं निकल सकती, क्योंकि वाकई किसी ने कष्ट देखा और रग रग में महसूस किया तब होता है। अब बीमारी 15 साल, उससे पहले 15-14 साल की बीमारी और उसके बाद उनकी मृत्यु, तो ये पूरा एक जीवन का एक बड़ा हिस्सा 20 वर्ष से पहले आप 15 साल और निकाल दीजिए तो 5 वर्ष की आयु से तकलीफें ही देख रहा है। बाद में जो मैं देखता हूं कि एक हमारे पिता, वो उनका मैं यहाँ पे जिक्र इसलिए खासतौर से करूंगा क्योंकि वो उनकी जो हमारी लोगों की एक प्रेरणा थी वो बड़ी अद्भुत थी। और वैसे एक बात मैं और भी कहूं कि हम एक, चूंकि वो अध्यापक थे और यहाँ पर जया जी शायद छात्रा रही है उनकी, और शायद परिचित हो, याद हो उन्हें, तो क्या था कि उनकी संकल्प शक्ति बहुत गजब थी। और वैसे भी एक छात्र और अध्यापक का परिवार जो होता है बड़ी सीमित संसाधनों वाला होता है, और उसमें किसी भी व्यक्ति के लिए एक संकल्प और एक प्रेरणा, इन दो चीजों के अलावा कोई भी संसाधन जो है वो हमारे हिसाब से दूर की कौड़ी होता है। क्योंकि ये दो चीजें होती हैं जो कि बिल्कुल भरपूर मिल जाती हैं, वो उसके लिए कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी संसाधन जो होते हैं आगे बढ़ने के लिए वो वाकई बहुत ही दूर की कौड़ी होता है। मतलब मिल जाए कुछ तो ठीक है, लेकिन जो संकल्प शक्ति से आगे बढ़ना, नियति से दो दो हाथ करना और किसी भी समस्या के आगे चट्टान बन जाना, ये उन्होंने हमें सिखाया और हमने उसे सीखा भी। और शायद उसी का परिणाम है कि हम सभी भाई बहन अच्छी शिक्षा प्राप्त किए, उसके बाद में अपने अपने करियर्स में अच्छे स्थानों पर हैं। और ये एक संतुष्टि का भाव देता है कि उन्होंने जो हमें पढ़ाया और हमें बढ़ाया, और वो हमारी ताकत बना आज। और उसी ताकत का एक हिस्सा इस किताब में भी झलकता है, और यही संस्कार है जिनकी वजह से शायद ये किताब आज हमारे बीच आ पाई। और इसमें यादें उनके संस्मरण के ही रूपांतरण है कहीं ना कहीं से। और लेकिन एक बात और, जो खास बात मैं इस किताब को पढ़ के देखता हूं, और रश्मि जी आपके पास पीडीएफ अगर आ गया है तो आप इसको पढ़िएगा, इसमें कविताओं में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नैराश्य तो है। हाँ। क्योंकि जब जीवन के झंझावात हम झेलते हैं तो कहीं ना कहीं नैराश्य आता है, लेकिन उस नैराश्य के तुरंत बाद एक उम्मीद की किरण, एक आशा का दीप जलाने की चेष्टा हर कविता में दिखती है। कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता उभर के आ ही जाती है, और ये शायद वही संस्कार है जो हमें दिए गए, जो हमें मिले हैं, और उन्हीं का परिणाम है। और मुझे लगता है कि ये सकारात्मकता जो है वो इस कृति का और इस कृतिकार का
अपना परिचय है। ये इस किताब को हम इससे अच्छे ढंग से परिभाषित नहीं कर सकते कि एक पूरी विडंबनाओं के बीच से एक सकारात्मकता का एक भाव लेकर के एक पुस्तक आती है और अपना परिचय स्वयं दे रही है। ये एक मेरा कथ्य है। और वैसे भी जो कविता होती है, तो कविता चूंकि मैं थोड़ा बहुत कभी कभी लिखता भी हूं, तो मेरे शब्दों में ही मैं कह दूं कि कविता शब्द संचय नहीं है, शब्दों का संयोजन नहीं है। अगर आप ये कहें कि कुछ शब्दों को हम इकट्ठा कर दें, उसको लयबद्ध कर दें, वो नहीं है, उसके पीछे भाव होता है। बिल्कुल। तो मैं क्या कहता हूं कि जो लिखे शब्दों के पीछे अनलिखा है वो है कविता। जो लिखे शब्दों के पीछे अनलिखा है वो है कविता। जो अबूझे ज्ञान की बहती है सरिता, वो है कविता। एक ज्ञान है जो वर्षों से बूझा जा रहा है और एक कवि लिख के चला गया है और आज उस पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पीएचडी हो रही है। ये कविता है, क्योंकि उस कविता के इतने अर्थ निकल रहे हैं, इतनी संभावनाओं से भरी हुए वो शब्द संचय है, वो शब्द संयोजन नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो लिखे शब्दों के पीछे अनलिखा है वो है कविता। जो अबूझे ज्ञान की बहती है सरिता, वो है कविता। कवि हृदय जो जो कहीं भी पीर को महसूस कर ले, जग की पीड़ा देख जो हो भाव विवल, वो है कविता। वाह। जग की पीड़ा देख जो हो भाव विवल, वो है कविता। जो रसातल से भी गहरा, जो कठिन पाषाण तक से, हिम शिखर से भी जो ऊंचा, और है जो मधुर मधु से तेज, तो दिनकर के जैसा चंद्र सा शीतल रहे जो, भावना उद्गार सम्मुख जो विकल हो, वो है कविता। जो लिखे शब्दों के पीछे अनलिखा है वो है कविता। सत्य का वाचन जहां हो, धन्यवाद धन्यवाद, सत्य का वाचन जहां हो, सार का मंथन जहां हो, अर्थ का आग्रह रहे पर भाव का चिंतन जहां हो, वाद हो प्रतिवाद हो, वाद हो प्रतिवाद भी हो, द्वंद्व भी हो, नाद भी हो, पक्ष से निरपेक्ष होकर जो अचल हो, वो है कविता। जो लिखे शब्दों के पीछे अनलिखा है वो है कविता। तो कविता के ये मेरा अपना दृष्टिकोण है, कविता कैसी होती है। और एक कविता जो मुझे इस पूरी पुस्तक में जो सबसे अच्छी और सबसे धारदार लगी, छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी। उसका शीर्षक है कृत्रिम जिंदगी। वो मैं आप लोगों के बीच में आप पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं बात इस कृति की कर रहा हूं, तो कृति में जो कृतिकार की रचना है उसका जिक्र किए बगैर बात पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो तो कृत्रिम जिंदगी पर एक कविता है। बहुत हो चुकी कृत्रिम जिंदगी, बहुत हुआ चेहरे पर चेहरा। बहुत हो चुकी कृत्रिम जिंदगी, बहुत हुआ चेहरे पर चेहरा, झूठी शान बंदगी झूठी, बहुत रह चुका धुंध सवेरा। बहुत रह चुका धुंध सवेरा, छोड़ सभी मिथ्या आडंबर, चमकाएं हम अपना चेहरा। बसे धूल बरसों धूल जमी थी जिस पर, खुद को हम पहचाने जिससे, वो भी हमें पहचान सके। बहुत हो चुकी कृत्रिम जिंदगी, बहुत हुआ चेहरे पर चेहरा। ये छोटी सी कविता जो है ये बिल्कुल झंझोड़ देती है कि सब उतार के फेंकिए और जो चीज हमारे धूल जम रही है उस धूल को झाड़ दीजिए और अपने चेहरे को ऐसा दिखाइए कि हम खुद को पहचान सके। इतनी सुंदर बात है। और जो चेहरा हम देख रहे हैं वो चेहरा भी हमें पहचाने। आईने का अक्स अगर हमें पहचानता है तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। ये मेरी कुछ बातें थी जो मैं इस किताब के बारे में बोल पाया। और बाकी इस किताब को अगर मैं बिंदुवार मीमांसा करना शुरू करूं तो पूरा कार्यक्रम इसी पे जाएगा और समय की सीमाएं निश्चित रूप से हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको वापस आगे के संचालन के लिए अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। सच कहा आपने प्रदीप जी की, जो मैंने मोटे मोटे तौर पर आज जितना मैं देख पाई हूँ उसमें मैंने ये देखा है, मेरा मन ये हो रहा था कि मैं पूरी किताब एक के बाद एक कविताएं पढ़ती चली जाऊं, लेकिन मेरे पास समय ना होने के कारण मैंने ये देखा है कि एक
समुद्र जो होता है ना, उसमें जो लहरें आती हैं, कोई कमजोर आती है, कोई बहुत तेज आती है, फिर कमजोर आती है, और कभी निराशा तो कभी आशा, उगता हुआ सूरज, ढलता हुआ सूरज। कुछ ऐसी ही किताब है पूर्णिमा जी की, मैं जरूर पढ़ूंगी इस किताब को। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही सार्थक, सारगर्भित किताब, भावों का भंवर जाल है पूर्णिमा जी की ये किताब। बहुत सार्थक आपने भाव रखा अपना। और 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि हजारों ख्वाहिशें बेखौफ होकर के लड़ी होंगी। पूर्णिमा जी की किताब के लिए ये पंक्तियां हैं कि हजारों ख्वाहिशें बेखौफ होकर के लड़ी होंगी। जिस तरह से बेदार प्रदीप जी ने बताया कि हजारों ख्वाहिशें बेखौफ होकर के लड़ी होंगी, पलक की कोर पर शबनम हुमक करके खड़ी होगी, तो जिगर का वाह दर्द होठों की हंसी तब आई पन्नों पर। जिगर का दर्द होठों की हंसी तब आई पन्नों पर, पढ़ी होंगी किताबें पर नहीं ऐसी पढ़ी होगी, पढ़ी होंगी क्या कहने, किताबों पर अभी कभी ऐसी नहीं क्या पढ़ी। कहने, वाह 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 बहुत बहुत वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देती हूँ एक बार फिर पुनः दीदी को। और अब मैं जो आगे इस क्रम को बढ़ाती हूँ, इस ये जो परिचर्चा होती है ना प्रदीप जी, इसके लिए जी, 2 घंटे भी कम पड़ते हैं, 3 घंटे भी कम पड़ते हैं, और इतने कम मैंने समय कहा में कि इसका। समय, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो मैं अब बुलाती हूँ जया शर्मा जी को। जया शर्मा जी हमारे सामने उपस्थित हैं। जया शर्मा जी भी लेखन के कार्य से जुड़ी हुई हैं, और मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो पुस्तक के विषय में कुछ अपने भाव प्रकट करें। स्वागत है जया जी आपका। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। नहीं, म्यूट नहीं है। सही आवाज नहीं आ रही मेरी। आवाज बहुत बोलिए। धीमी, बहुत धीमी आवाज है आपकी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत वो नमस्कार। आज मेरा बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं पूनम दीदी की किताब पे कुछ कह सकूं, इतना मैंने अपनी बड़ी बहन के सदृश ही बचपन से उनको देखा है, उनको सानिध्य प्राप्त हुआ मुझे। और कविता, मैंने एक एक कविता इतनी बारीकी से, मतलब हर रुक रुक के पढ़ने को वो करती है, प्रेरित करती है हर कविता। जीवन के हर पक्ष को दीदी ने जैसे सामने जिया है, उसको, उस भावों को अपने शब्दों से मुखर कर दिया है। हर कोई भी जीवन का कोई पक्ष छूटा नजर नहीं आता मेरे को। स्त्री की सारी संवेदना मुखर हो उठी है दीदी के शब्दों को पाकर। और प्रकृति का भी सौंदर्यीकरण आपकी कविता में है, और वही वीरों को भी उन्होंने अच्छी श्रद्धांजलि अपनी कविता के माध्यम से दी है। वही समाज के हर वर्ग को देखती हूँ मैं दीदी की कविता में, एक मजदूर माँ की जो अपने बच्चे को बीड़ी पीने के लिए उस भाव को भी कविता का रूप प्रदान करके, मतलब बहुत ही अच्छा है। एक एक शब्द भाव को जीती है हर कविता, मुखर हो उठे हैं सब। हर पक्ष जीवन का हो, चाहे वो समाज का हो, प्रकृति का, वीरों को, हर रूप कविता में मुखर हुआ है। यहाँ तक कि लता जी को भी श्रद्धांजलि, जीवन का हर हाँ, पक्ष, आसपास कुछ छोड़ा नहीं है दीदी ने। तो मेरे को बिल्कुल। एक आंखों पर भी लिखा, और एक बहुत ही सुंदर यादों का झोंका। दीदी की अधिकतर कविताओं में मैंने संस्मरणात्मक शैली देखी है, और यादों का झोंका मेरे को बहुत ही सुंदर कविता लगी। हर कविता अपने में विशिष्ट है, तो मैं पढ़ना चाहूंगी। यादों का झोंका बहुत ही सुंदर सशक्त कविता है दीदी की। कभी कभी मन की गहराइयों में, कभी कभी मन की गहराइयों में यादों का एक झोंका आकर, कभी कभी मन की गहराइयों में यादों का झोंका आकर हलचल मचा जाता है। जिंदगी के आईने में अतीत का प्रतिबिंब दिखा जाता है। डगमगाती धड़कनों की लय पर, डगमगाती धड़कनों की लय पर श्वासों का बेसुरा संगीत सुना जाता है। हृदय के भाव उमड़ घुमड़ कर
विह्वल कर जाते हैं। आंखों का समुंदर कुछ तूफानी सा हो उठता है। आंखों का समंदर कुछ तूफानी सा हो उठता है। जिंदगी की धूप में जिंदगी की धूप में साए लंबे होने लगते हैं। खुद पर से भरोसा उठ सा जाता है। जिंदगी बेईमानी लगने लगती है। तब विश्वास की एक पतली सी डोर तब विश्वास की एक पतली सी डोर आकाश में चमकती रुपहली रेखा की तरह मन के अंतरतम अंधेरों में उतरकर मन के अंतरतम अंधेरों में उतरकर एक अनोखी आभा बिखेर देती है। एक अनोखी आभा बिखेर देती है। तिमिर डरकर तुरोहित हो जाता है। मन फिर से नई ऊर्जा से भर जाता है। कुछ भी कर गुजरने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए श्वासों का संगीत फिर सुमधुर लगने लगता है। मुखमंडल पर विश्वास मुखमंडल पर विश्वास और शांति का भाव बिखर जाता है और फिर हम नए अटूट दृढ़ संकल्प के साथ चल पड़ते हैं जिंदगी की नई राह पर। बहुत ही वाह, सुंदर सशक्त कविता मेरे को बहुत ही प्यारी लगी। बहुत ही मोटिवेट किया इस कविता ने मुझे। और ऐसे ही उनकी दीदी की कविता है आंखों। एक अभी बस कितने ढंग से दीदी ने उसको सजाया है आंखों के सौंदर्य को। आंखें हजार नियामत। हाँ, आंखें हजार नियामत। हर मतलब कितना सारे अलंकार हैं, सब कुछ पूरा जीवन सजा के रख दिया है उसमें दीदी ने। मिस हो गई है थोड़ी सी कविता खोलने में। 67 हजार नियामत। कोई आंखों का तारा है। इसमें मुहावरे भी है, प्रतीक भी है, बिंब भी है, सब कुछ इतनी मतलब पूरा कविता के हर चीज पे पकड़ है दीदी की। रस छंद अलंकार हर चीज पे मजबूत पकड़ है। आसान नहीं है कविता लिखना। दीदी ने इतनी सहजता से उसको एक आंखें पर इतनी बड़ी कविता लिखना आसान नहीं है, पर दीदी की शैली बहुत ही जबरदस्त है। आंखें हजार नियामत। आंखें हजार नियामत है। कोई आंखों का तारा है। कोई इनमें खटकता है। कोई आंखों में बसता है। कोई इनसे उतरता है। कोई इनको दिखाता है। कोई इनसे कोई आंखों को नहीं भाता। कोई आंखें बिछाता है। कोई आंखें चुराता है। किसी का नूर होती है, किसी की किरकिरी बनती। किसी की चार होती है, फिर आंखों में बात होती है। किसी की आंख खुलती है, किसी की आंख मुदती है। गजब है सिलसिला इनका, जिस पर आंख रखना जरूरी है। आंखें आंखें हैं, इनका तरल होना भी जरूरी है। यही संपूर्णता है, इनके बिना दुनिया अधूरी है। बहुत सुंदर कविता दीदी की। बहुत मन को भा गई। बार बार हर कविता को मैंने मतलब पढ़ के बहुत उसी पे अटक के बार बार रुक रुक के मैंने कहा आगे फिर भी हर कविता ने मुझे आकर्षित करा, प्रभावित किया। सब विविध पक्ष के मतलब संपूर्ण है। दीदी इतना मतलब बिजी रहती है, उस पे भी इतना अंदर कलात्मक सौंदर्य हर कविता में अपने आप में विशिष्ट है। दीदी को मैं कुछ सानिध्य पाके मैं भी कुछ लिखना आप सीखूंगी दीदी से कुछ अपने कविता में भी आकर्षण लाने के लिए दीदी का सहयोग मुझे हमेशा अपेक्षित रहेगा। कविताओं को पुस्तक रूप में आने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूँ आगे भी दीदी के इसी तरीके से संग्रह प्रकाशित होते रहेंगे और हम उनके काबू गौरव से लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया
और मेरे बहुत छोटी हूँ, इस सब में आप सबसे सहयोग अपेक्षित रहेगा। मुझे दीदी की कविताएं आगे हमेशा पढ़ती रहूं, इसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी आपको। बहुत सुंदर वक्तव्य दिया, बहुत सुंदर आपने किताब की। मेरी आवाज इको हो रही मुझे लग रहा है। जो है म्यूट कर दीजिए। जी जी बहुत हो रही है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, आप सही है। बहुत ही भावपूर्ण आपने समीक्षा की है आज किताब की। और मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं जो अक्सर हमारे जो गोविंद नारायण सांडिल दादा हैं, जो मेरे भैया भी हैं, वो हमेशा कहा करते हैं कि कविता लिखना आसान नहीं, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना आसान नहीं, पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो सच में किसी काव्य का लेखन, कविता का लेखन व्यक्ति के रातों का जागरण होता है, साहित्यकार की रातों का जागरण होता है, जिसे हम यूं ही इधर उधर रख देते हैं या कोई पेज इधर उधर रख देते हैं। उस एक पेज की कविता में न जाने कितने भाव पिरोए होंगे उन्होंने। और बहुत ही अच्छी आपने समीक्षा की है। और मुझे पढ़कर, आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग एक ही परिवार के लोग हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी अब इस परिवार में शामिल हो गई हूँ दीदी के। तो बहुत खुशी हो रही है। और सच पूछूं, मैं ईमानदारी से बोलूं तो किसी किताब के विषय में ये मेरा पहला संचालन है। अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो मैं दीदी से बहुत 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 माफी सुंदर मांगती संचालन कर रही हैं आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने कभी जी। किताब से संबंधित संचालन नहीं किया, ऐसे तो मैं संचालन करती हूँ, लेकिन ये मेरा पहला संचालन है दीदी। तो ये मेरे भाव आपको समर्पित हैं, और आपकी किताब के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नई रचना, नई शैली, नई धुन की अलग समझो। दीदी की किताब के लिए 4 पंक्तियां समर्पित हैं कि नई रचना, नई शैली, नई धुन की अलग समझो, कि यादों के समंदर में उबरती डूबती समझो। यादों के समुंदर में उबरती डूबती समझो, मंजूषा यादों की है, मंजूषा यादों की है, और भावों के जड़े मोती। मंजूषा यादों की है, भावों के जड़े मोती, कोई अनमोल तोहफा है, इसे पुस्तक ना तुम समझो। कोई अनमोल तोहफा है, इसे पुस्तक ना तुम समझो। और इसी के साथ ही मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और उनको बुलाती हूँ जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही सुंदर तान में अभी माँ शारदे की वंदना की थी। मुझे लगता है कि माँ शारदे की भरत पुत्री हैं, क्योंकि मैंने जो परिचय पढ़ा है अपर्णा जी का, वो सितार में उन्होंने संगीत में डिग्री ली है। और सितार में डिग्री लेना, उसकी उस महारत हासिल करना, वो तो साक्षात माँ सरस्वती का वरदान ही समझिए। बहुत स्वागत है आपका अपर्णा जी। और मैं पूर्णिमा दीदी की ही पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ। मैंने लिखी है, थोड़ी सी लिख नहीं पाई ज्यादा उनके विषय में, कि धूल झाड़ कर जब पड़ी यादों जड़ी किताब, धूल झाड़कर जब पड़ी यादों भरी किताब, हर पन्ने पर मिल गया सूखा हुआ गुलाब, हर पन्ने पर मिल गया सूखा हुआ गुलाब। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपर्णा जी, आप आए और अपने भाव प्रकट करें। स्वागत है आपका। कुछ बोलना? आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी 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 जरूर। स्वागत। एक दीदी का जो अभी जिक्र अपर्णा किया जी, था, मैं आपको बीच में माँ की। अपर्णा जी, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ। सबसे पहले तो जी मैं ये जो आज मैंने नहीं किया है वो प्रथम करना चाहिए, कि जो हमारे मंच पर आज जो हमारे साहित्य अनुरागी जुड़े हैं, मुझे किसी का नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज इस साहित्यिक यज्ञ में वो शामिल हुए। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं बाद में देखूंगी जो भी जुड़े थे, उनको लाइक करूंगी, उनका अभिवादन करूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी का स्वागत है, बहुत बहुत सभी जनों का।
तो दीदी की लिखी हुई एक और कविता बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत भावों से ओतप्रोत है। माँ तुम रग रग में हो मेरी, माँ तुम रग रग में हो मेरी, तुम ही हो मेरे प्राणों में, कैसे कह दूं दूर कहीं तुम हरदम रहती ख्यालों में। मेरा अस्तित्व आचरण मेरा है बस तेरी ही प्रतिछाया, तुम क्या कब कैसे करती थी मेरी स्मृति में है समाया। दूर होकर भी पास हो मेरे प्रतिक्षण प्रतिपल श्वासों में, आंख मूंद कर या फिर खोले रहती हो उच्छ्वासों में। सुना वक्त भर देता है जख्म, सुना वक्त भर देता है जख्म, पर यह इतना आसान नहीं, अक्सर ही दिल भर आता है, फिर पाती हूं मैं इसे हरा। वाह। जब था तुमसे हुआ बिछड़ना, मैं केवल एक बाला थी। जब था तुमसे हुआ बिछड़ना, मैं केवल एक बाला थी। याद मुझे है भली भांति, कुछ ही दिन में मैं हुई प्रौढ़। बचपन छूट गया था पीछे, जिम्मेदारी का एहसास हुआ, सपनों का संसार था छूटा, हकीकत ने स्थान लिया। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जब इनकी माँ की मृत्यु हुई उस वक्त ये मात्र 20 वर्ष की थी, और अचानक से सारी चीजों का मतलब आ ही गया अपने कंधों पर जैसे। तो अचानक से उनको इतनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि वो अपने आप को एक बाला से प्रौढ़ा के रूप में समझने लग गई, और उसी भावनाओं को, उन्हीं चीजों को उन्होंने इस कविता में पिरोने की कोशिश करी है, और बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको लिखा है। और क्या कहें, इनकी तो सारी कविताएं, कुछ तो मैंने पढ़ी हैं, कुछ और पढ़नी बाकी है। बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने सारी कविताओं को लिखा है। और आपको एक बात और बताना चाहूंगी, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, बट इनसे हम सब बहुत ज्यादा मतलब सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका जो जीवनचर्या है बहुत ज्यादा व्यस्त है, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब में है, उसके अलावा घर का, उसके अलावा इन सब चीजों में व्यस्त रहना और इतनी अच्छी उपलब्धि को प्राप्त करना, तो ये हम लोगों के लिए भी बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे घर में हमारी दीदी इस तरह का करके दिखा रही है। तो हमारे लिए भी एक बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है कि सामने कुछ हमको भी दिखता है कि हाँ, हमें भी कुछ करने की लालसा होती है। तो हमारे लिए भी एक स्तंभ की तरह है, हमारे घर में एक स्तंभ की तरह है दीदी, और बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीजों को निभाती हैं, करती हैं, घर बाहर अंदर जैसा भी होता है बहुत खूबसूरती के साथ निभाती हैं। तो बहुत खुशी है कि हम इनके परिवार में हैं और ये हमारे साथ है। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने भावों को रखा है। और मैं कहती हूँ दीदी के लिए कि नारी, दीदी के लिए क्या, मैं समस्त नारी जाति को ही कहती हूँ कि नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, सकल जगत आधार, नारी तू नारायणी, सकल जगत आधार, तेरी शक्ति का नहीं कोई पारावार, तेरी शक्ति का नहीं कोई पारावार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दीदी की ही 4 पंक्तियां और समर्पित करती हूँ, क्योंकि मैंने जो थोड़ा बहुत लिखा है वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि सरिता जी को मैं आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों से। यदि सरिता जी आप मुझे सुन रही हैं तो आप कृपया ऑनलाइन आए। सरिता जी, सरिता जी यदि आप सुन रही हैं तो आप आइए, क्योंकि सरिता जी ने कहा था कि जी आ गई हैं सरिता जी। सरिता जी ने कहा था कि मैं भी कविता पढ़ूंगी। तो सरिता जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ दीदी की पंक्तियों से कि मन के कोमल भावों को शब्दों में पिरोकर, मन के कोमल भावों को शब्दों में पिरोकर माला बनना चाहती हूँ। मन के कोमल भावों को शब्दों में पिरोकर माला बनना चाहती हूँ। हृदय की उमड़ती संवेदनाओं को स्याही में डुबोकर
कागज पर उकेरना चाहती हूँ, हाँ मैं कविता लिखना चाहती हूँ, हाँ मैं कविता वाह। लिखना चाहती हूँ। तो चाहती हूँ शब्द तो अब पूरा इस किताब में समाहित हो गया। जो आपने चाहा वो आपको अभीष्ट प्राप्त हुआ है दीदी, बहुत बहुत बधाई। और सरिता जी आप आए और दीदी की रचनाओं पर कुछ प्रकाश डाले किताब के ऊपर। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि दी। और मैं मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को नमस्कार करती हूँ। एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि इस तरह के विमोचन हर पटल पर होते मैं रहने इसका चाहिए, क्योंकि कवि सम्मेलन से ज्यादा ये जरूरी है कि जिन्होंने ये साधना की है वो हमारे सामने आए। इस तरह की साहित्य अनुष्ठान सभी पटलों बिल्कुल पर होना चाहिए। मैं इस मंच से ये बात कहती हूँ। अगर पीछे कोई सुन रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि इस तरह के आयोजन भी करते रहें, जैसे कि बहुत सुंदर सेक्रेटरी बात है, बहुत ही सुंदर बात। स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारा कार्यक्रम बहुत दिनों से मतलब टल रहा था, और आज जो है रश्मि दीदी की उपस्थिति में पूर्ण हो पा रहा है। तो मैं पूर्णिमा मैम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनकी पहली पुस्तक यादों जड़ी किताब के लिए, जिसमें उन्होंने 65 कविताओं को संजोया है। और ये बहुत ही सुंदर किताब है। इसके विमोचन कार्यक्रम में हम उपस्थित थे, जो कि यूपी प्रेस क्लब में हुआ था, और मैम से वो पहली मुलाकात थी। और तब से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एक दिन आकर इस किताब पर परिचर्चा करेंगे, पर समय नहीं हो पा रहा था। तो आज जो है मैं एक कविता पढ़ना चाहूंगी उन कविताओं में से, क्योंकि सारी कविताएं ही इतनी अच्छी हैं और इतना मन को छूती हैं, तो उसमें से एक सेलेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एक कविता मैंने चुना है जिसका शीर्षक है पीड़ा मन की। तो सुनिएगा। पीड़ा मन की उमड़ घुमड़ कर मन में ही रह जाती है। पीड़ा मन की उमड़ घुमड़ कर मन में ही रह जाती है। किम कर्तव्य विमूढ़ सी मैं अपलक देखती रह जाती हूँ। किम कर्तव्य विमूढ़ सी मैं अपलक देखती रह जाती हूँ। कुछ भी जब न रहता वश में मन महसूस कर रह जाती हूँ। कुछ भी जब न रहता मन में मन महसूस कर रह जाती हूँ। जीवन के दो राहे पर अक्सर सोचूं क्या करूं जो हो यथेष्ट। जीवन के दो राहे पे अक्सर सोचूं क्या करूं जो हो यथेष्ट। घड़ी बड़ी ही मुश्किल होती, घड़ी बड़ी ही मुश्किल होती, मन कुंठित कर सह जाती हूँ। समय परीक्षा लेता हरदम, समय परीक्षा लेता हरदम, नियति मान कर जीती हूँ। कर्म प्रधान प्रथम ही माना, दिल की कभी न सुनी मैं। कर्म प्रधान प्रथम ही माना, दिल की कभी सुनी न मैंने। आंखें बरबस ही बहती हैं, आंखें बरबस ही बहती हैं, तर्क कभी न समझती हैं। पीड़ा मन की उमड़ घुमड़ कर मन में ही रह जाती है। पीड़ा मन की उमड़ घुमड़ मन में ही रह जाती है। तो बहुत ही ये दिल को छूती हुई पंक्तियां थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके साथ मैं एक बार आपको फिर से बधाई देती हूँ, और आपकी लेखनी ये निरंतर चलती रहे और सभी लोग इस पुस्तक को पढ़ें, और जो कि रश्मि प्रकाशन से प्रकाशित हुई है लखनऊ से। और इस मैम की कविताओं पे अपना जो है समीक्षा भी दें। बहुत बहुत बधाई मैम। रश्मि दी।
क्या बात है। जब आप कविता पढ़ रही थी तो वो जो कविता में जो भाव थे वो आपके चेहरे पे आ रहे थे, और मैं भूल ही गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई महादेवी वर्मा जी की कोई कविता आप पढ़ रही हैं और मैं वो सुन रही हूँ। मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। उसी में खो गई थी मैं। बहुत ही भावों का भंवर जाल है दीदी आपकी ये किताब, जिसमें होता है ना कि किसी का ऐसे पकड़ के गला और फिर डुबो दो, फिर ऊपर उठा दो, फिर डुबो दो, फिर ऊपर उठा दो, फिर वो इस तरह की कुछ आपकी किताब है। भावों का भंवर जाल है, बहुत ही लाजवाब किताब है। इसमें आपकी जिंदगी का संघर्ष पूरा साफ साफ नजर आता है। उस संघर्ष में आपकी कश्मकश और उसके बाद जो आपने ऊर्जा के साथ आगे अपने कदम बढ़ाए हैं, सब कुछ इस किताब में है। चूंकि मैंने मोटा मोटा पढ़ा है, मैं इस किताब को पूरा पढ़ूंगी, और मैंने समय नहीं मिला, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, लेकिन मैं आज ही इस किताब को पढ़ूंगी रात में। मुझे क्योंकि बहुत बेचैनी है कि मैं इस किताब को कब पढ़ लूं। पीडीएफ सरिता जी ने मुझे भेज दिया है। अब मैं चलती हूँ। मैं पहले अपनी एक रचना सुना दूं, फिर मैं आज नवनीत जी को बुलाऊंगी। मैंने भी दीदी की एक कविता को लिखा है, मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ, और इतनी देर से तो मैंने सब कुछ कह ही स्वागत दिया है है। रश्मि जी। जी, स्वागत स्वागत। ढूंढ लूं जरा, मैंने वो कविता कहाँ लिखी थी। जी, जो मैंने कविता आज पढ़ी दीदी की और जो मैंने लिखी, वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि कितनी सकारात्मक सोच दीदी की रही है और है, कि लोगों को ऊर्जा प्रदान करती है। सच्चा सोना, इस कविता को मैंने पढ़ा आज। सच्चा सोना दीदी सच में है। कहते हैं ना, संघर्षों में आदमी निखर जाता है, तब कर सोना बन जाता है। तो ये मैंने कविता रखती हूँ, पूर्णिमा दीदी की कविता रखती हूँ मैं, कि खुली आंख से देखे सपने अक्सर पूरे होते हैं। कितना बड़ा संदेश है युवा पीढ़ी के लिए और हम सबके लिए भी, कि खुली आंख से देखे सपने अक्सर पूरे होते हैं। सुप्त अवस्था के सपने तो बस सपने ही होते हैं। सुप्त अवस्था के सपने तो बस सपने ही होते हैं। सुदृढ़ सजीला सपना चुन लो, सुदृढ़ सजीला सपना चुन लो, फिर उसको जी भर कर जी लो, फिर उसको जी भर कर जी लो। जीवन के झंझा बातों में भी, जीवन के झंझा बातों में भी उसके ताने बाने बुन लो, उसके ताने बाने बुन लो। ये झंझा बातों में ही दीदी ने किताब लिखी है, जैसा कि प्रदीप जी ने बताया है। तो जीवन के झंझा बातों में भी उसके ताने बाने बुन लो। कड़ी धूप या मूसल बारिश, कड़ी धूप या मूसल बारिश, अंधड़ आए या तूफान, कड़ी धूप या मूसल बारिश, अंधड़ आए या तूफान, डिगा सके ना तेरा आसन, डिगा सके ना तेरा आसन, कर लो फिर ऐसा संधान, कर लो फिर ऐसा संधान। बहुत ही सकारात्मक सोच को लिए हुई कविता है, बहुत ही ऊर्जावान रचना है आपकी ये, कि भंग तपस्या करने को, भंग तपस्या करने को बाधाएं शीश उठाएंगी, भंग तपस्या करने को बाधाएं शीश उठाएंगी। हर पल विवश करेंगी तुमको, हर पल विवश करेंगी तुमको, ये कैसा संकल्प, हर पल विवश करेंगे तुमको, ये कैसा संकल्प, कि सच्चाई की सख्त जमी पर, सच्चाई की सख्त जमी पर पल बढ़कर होगा सच्चा सपना, सच्चाई की सख्त जमी पर पल बढ़कर होगा सच सपना, सच्चाई की जंग को लड़कर निखरेगा ज्यों सच्चा सोना, सच्चाई की जंग को लड़कर निखरेगा ज्यों सच्चा सोना। बहुत ही शानदार कविता दीदी आपकी, और इसे मुझे लगता है कि सबको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो अब ये
हमारा कार्यक्रम अपनी चरम ऊंचाई पे पहुंच गया है और अब मैं बुलाती हूँ आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय नवनीत सहाय जी को बुलाती हूँ और उसके बाद फिर मैं दीदी को बुलाऊंगी कि वो अपनी पुस्तक के विषय में हमें कुछ बताएं, क्या क्या परेशानियां आई वो भी प्रकाश डालें, पुस्तक के बारे में प्रकाश डालें। इसके बाद ही मैं पूर्णिमा दीदी को बुलाऊंगी और वो आभार भी व्यक्त करेंगी। इसके पहले मैं बुलाती हूँ डॉक्टर नवनीत सहाय जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं। तो 4 पंक्तियों से सर को मैं आमंत्रित करती हूँ। दीदी की ही पंक्तियां हैं ये कि मेरे मन के दर्पण में तेरी स्मृतियां अंकित हैं, मेरे मन के दर्पण में तेरी स्मृतियां अंकित हैं, वो सरल स्मित शरारत तेरी खुशियां अंकित हैं, वो सरल स्मित शरारत में तेरी खुशियां अंकित हैं। कब थी रूठी कब मनमोहक, कब थी रूठी कब मनमोहक, कब आंखों में प्यार लिया, कब आंखों में प्यार लिए, तन मन में महका करती थी सब आकृतियां अंकित हैं, तन मन में महका करती थी सब आकृतियां अंकित हैं। तो यादों जड़ी किताब के लिए आए सरप और अपने भाव प्रकट करें। बहुत स्वागत है आपका। संचालन कर आपने सही पहचाना। हम लोग सब एक परिवार हैं और इस परिवार में अब आपका भी स्वागत है। मैं अपनी बात दो रूपों में रखूंगा। पहले तो मैं एक परिवार का सदस्य होने के नाते अपनी बात रखूंगा थोड़ी सी, और उसके बाद मैं चूंकि एक आलोचक हूँ और कविता या साहित्य को आलोचनात्मक दृष्टि से देखता रहा हूँ, तो उस दृष्टि से भी मैं अपनी बात रखूंगा। तो पहली बात तो ये कि ये दीदी के जो संघर्ष रहे हैं, दीदी की जो पूरी यात्रा रही है, इसका साक्षी मैं भी हूँ उनका छोटा भाई होने के नाते। और साहित्य में जो रुचि मेरी पैदा हुई, उस रुचि को पैदा करने में भी दीदी का बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरे जो इस परिवार में एक और व्यक्ति मौजूद हैं यहाँ पर, जया के पिता हमारे हिंदी साहित्य के ही शिक्षक रहे हैं। उन्होंने दीदी को भी पढ़ाया है, मुझको भी पढ़ाया है, और ये दोनों लोग मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो एक घटना मुझे याद आती है, जो शायद मैं 7-8 साल का रहा होऊंगा, और शायद दीदी इंटरमीडिएट या बीए के आसपास रही। एक सर्दी की रात थी और लगभग 11 बजे थे, चांदनी रात थी सर्दियों की। और हम लोग अंदर सो रहे थे। अचानक मुझे कुछ खटपट की आवाज आई, तो मैंने निकल के देखा, दीदी आंगन में बिना स्वेटर के बैठी थी। क्या बात है। और हमने पूछा क्या हुआ दीदी, तुम ऐसे क्यों बैठी हो यहाँ पे? तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि मैं ये महसूस करना चाह रही थी कि इस सर्दी में एक गरीब आदमी जिसके पास कपड़े नहीं है, वो इस सर्दी को कैसे झेल रहा होगा। उस सर्दी को महसूस करने के लिए वो वहां पर खुले आंगन में बैठी हुई उसको महसूस कर रही थी, और दीदी को भी याद होगा ये। तो मुझे वो घटना कभी नहीं भूलती है। और अगर साहित्य की बात करें तो ये दरअसल कहा कि शब्दों का संचयन नहीं होती कविता, वो भाव होते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें एक और बात जोड़ देनी चाहिए कि वो भाव भी एकदम इस तरह से नहीं होते हैं कि एक भाव आया और कविता में परिवर्तित हो गया। वो भाव जो है आपके मन में बहुत लंबी कैथारसिस करता है, एक विरेचन करता है, एक ऐसी प्रक्रिया मन में चलती है, उन चीजों के बादल घुमड़ते हैं मन में, उन चीजों को लेकर उधेड़ बुन चलती है। और शायद मुझे लगता है कि जिस तरीके के भाव और जिस तरीके की प्रक्रिया से दीदी गुजरी हैं,
और इस संग्रह का देर से आना उसका एक प्रमाण है, क्योंकि काफी एक लंबे वक्फे का इंतजार के बाद ये संग्रह आया है। और ये कैथारसिस जितनी लंबी होती है, अनुभव उतने ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत होकर आते हैं, और वो इस कविता संग्रह में दिखता है। एक चीज से मैं प्रदीप बेदार भाई ने जो बात कही कि ये पहला कविता संग्रह नहीं लगता जिस तरीके का, हाँ, निश्चित तौर पर ये बात सही है कि पहला कविता संग्रह नहीं लगता, लेकिन किसी कवि के लिए पहला कविता संग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसमें निर्वाचन जैसी स्थिति नहीं बन पाती। जब कवि लगातार लिखता रहता है तो उसमें उसके पास बहुत सारी कविताएं होती हैं, वो चयनित करता है कि ये कविता मूड इस मूड की नहीं है, ये कविता इस मूड की नहीं है, और एक कविता के शीर्षक और उसके मूड के हिसाब से कविताओं को संकलित करके वो प्रकाशित करता है। लेकिन ये जो यादों जड़ी किताब है, ये दरअसल उस यादों की पूरी तवील यात्रा का एक संस्मरण भी है, जिसको कि प्रकाशित किया गया है। और इसमें बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो तमाम ऐसी चीजों की याद दिलाती हैं। जैसे एक कविता मैं पढ़ रहा था तो बरबस मुझे पाश याद आ जाते हैं, और याद आता है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, निकलना घर से काम पर और लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो ऐसी एक कविता उनके यहाँ भी है कि वो लिख रही हैं कि डरती हूँ ख्वाब के टूट जाने से। अच्छा, मेरे कविता पढ़ने का जो अंदाज है वो शायद कुछ अलग है। आप लोगों की तरह मैं सस्वर नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं गद्य कविता की तरह पढ़ता हूँ, तो थोड़ा सा शायद अलग स्वर दिखाई दे आपको। स्वागत है सर, बहुत स्वागत है। डरती हूँ मैं ख्वाबों के टूट जाने से, इनमें खरोंच आने से या इनके डगमगाने से, दिल के तार तार हो जाने से, फिर इसे समझाने मनाने से, डरती हूँ इसके मोतियों के बिखर जाने से, फिर उन्हें पिरोने की कवायद से डरती हूँ। डरती हूँ मैं ख्वाबों के छिन जाने से, डरती हूँ नींद के टूट जाने से, डरती हूँ समाज की दया दृष्टि से, उसके झूठे सच्चे आश्वासनों से, डरती हूँ बेचारगी से, बेचारी कहलाने से, और उसके साथ खुद से जुड़ी दास्तानों से, और शायद इसलिए न जाने कितनी ही रातों से मैं सोई नहीं। क्या बात। अब ख्वाब का एक टूट जाने का है, और जो अभी कविता जया ने पढ़ी थी सपने को लेकर, कि वो आपको एपीजे कलाम की भी याद दिलाते हैं कि जो कहते हैं कि सपने बंद आंखों से नहीं देखे जाते, खुली आंखों से देखे जाते हैं। तो जो खुली आंखों से सपना देखना और बंद आंखों से सपना देखना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो ये कविताओं में जो यादें जिस तरह से जुड़ी हैं और जिस तरीके से वो एक बहुत बड़ा कैनवास बनाती हैं, उसको कहें कि कोलाज बनाती हैं, एक यादों का बहुत बड़ा कोलाज बनाती हैं, जिसमें कि इस तरह की इतनी किस्म की यादें हैं कि जिसमें आप किसी एक सूत्र में आपने पिरोया है, दीदी ने जिस तरह से, वो एक अनूठा हार बनता है। मुझे इसके लिए एक फारसी का जो एक शब्द बंद है कि ये दबिस्तान है, एक बागीचा है जिसमें कि बहुत सारी यादों के गुलदस्ते और फूल लगे हुए हैं, उसी तरीके की ये किताब है। और जो 65 कविताएं हैं वो अलग अलग कलेवर के साथ अलग अलग तरह से आती हैं, जहाँ पर एक भक्ति का भाव भी है। और जो एक भाई साहब ने बात कही प्रदीप जी ने कि जो उसका एक आस्था, एक अटूट आस्था जिसमें जो सकारात्मकता के साथ खत्म होती, चाहे कितनी भी पीड़ा के साथ कविता शुरू हो रही हो, लेकिन एक सकारात्मकता के साथ
खत्म होती है। जैसे कि वो जो जिसका जिक्र किया जया ने, मजबूर माँ, मैं उस कविता को भी पढ़ना चाहूंगा। मजदूर माँ को देखा, मजबूर माँ को देखा, मजदूर माँ को देखा, मजबूर माँ को देखा, नव किशोर पुत्र को सिखा रही थी बीड़ी पीना। नव किशोर पुत्र को सिखा रही थी बीड़ी पीना। देख मुझे कुछ गुस्सा आया, पूछा ये क्या तू सिखा रही, पूछा ये क्या तू सिखा रही, उसे अभी से विष क्यों पिला रही, क्यों सिखा रही तू उसको जीने से भी पहले मरना। अपलक देखती रही वो मुझको, फिर बोली बुरा न मानो तो बतलाऊं, बुरा न मानो तो बतलाऊं, मालिक नहीं बैठने देता खाली, बस इसी बीड़ी के ही बहाने कुछ पल सुस्ता लेते हैं हम, बस इसी बीड़ी के बहाने कुछ पल सुस्ता लेते हैं हम। मेरा बच्चा नव किशोर है, कोमल तन और कोमल मन है, कुछ पल वह भी सुस्ता पाए, क्लांति अपनी मिटा पाए, श्वास भरकर फिर जी पाए, इसीलिए सिखलाती उसको बीड़ी और तंबाकू सेवन। अवाक देखती रह गई मैं भी उसकी अनुपम ममता, अनुपम अपनापन। तो ये जो एक सकारात्मकता है जिसकी बात मैं कर रहा था, कि उस माँ की दृष्टि में अपने बेटे का मजदूरी करते हुए, क्योंकि वो उसकी नियति है, माँ मजदूर है तो उसके बेटे की भी नियति माँ जानती है कि उसको भी मजदूरी ही करनी है। हाँ। उसको कोई कलेक्टरी नहीं मिलने वाली है, उसको कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, उसका परिवेश कैसा है, वो सब हम जानते हैं। और ऐसे में वो माँ जानती है कि इसकी इस मजदूर बनने की इसकी तैयारी की वो शिक्षा कौन सी होगी जो उसको दो पल का बीच में आराम दिला पाए। तो उस दृष्टि से ये बीड़ी पीना सिखा रही माँ जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो इसमें एक इसमें भी मुझे लगता है कि एक सकारात्मकता है जो माँ को लिए, माँ की दृष्टि से, भले ही वो शायद उम्र कम कर रही हो उसकी, लेकिन उसके बावजूद जो है वहां पर एक ऐसा रिश्ते में एक इस तरीके की चीज आ रही है जिसमें कि वो चाहती है कि समहाउ किसी भी तरीके से उसको थोड़ा सा एक सुकून मिले, एक एहसास हो जो वो कर सकती है। तो उस दृष्टि से ये कविता दिख रही है। और भी बहुत सारी कविताएं हैं, मैंने तो इस किताब को प्रूफ से देखा है, तो अधिकांश कविताएं मेरी पढ़ी हुई हैं और कई बार की पढ़ी हुई हैं। कई कविताओं में एकदम भाव विभोर हो जाने की स्थिति होती है, क्योंकि बहुत सारे अनुभव हमारी आंखों के सामने से गुजरे हैं उस परिवार का हिस्सा होने के नाते। तो मुझे लगता है कि इन कविताओं को हम लोगों को बार बार पढ़ना और बार बार बांचना चाहिए, और मैं बांचता भी रहता हूँ। एक और बात जो अभी मुझे अभी सूझी थी, जिसको जया ने पढ़ा था कविता को, आंखें हजार नियामत। दरअसल जो कविताएं हमारी बनती हैं, कई मर्तबा वो जिस उद्देश्य से लिखी जाती हैं उस उद्देश्य को ट्रांसेंड करके किन्हीं और उद्देश्यों को भी पूरा करती हैं। इस कविता को मैंने जिस स्कूल में हूँ, जिस विद्यालय में हूँ, उसके शिक्षकों को दिया है हिंदी के, और बच्चों के बीच में ये कविता काफी पॉपुलर हुई है कि एक छोटी सी कविता में आंखों को लेकर करीब 17-18 मुहावरे वहां पर मौजूद है, और वो उसके अर्थों को पूरे तरीके से समझने के क्रम में उनके लिए एक पेडागोजिकल कविता बन गई है। ये पेडागोजी के दृष्टि से भी इस कविता को देखना समझना बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे। तो मुझे अच्छा लगा इस संवाद में अपनी बातचीत रखने का। हाँ, एक बात और कि ये मुख्य अतिथि वाला जो मामला है, मुझे नहीं पता कि इसके क्या मानदंड होते हैं या उसके क्या औपचारिकताएं होती हैं। मैं कभी बना भी नहीं हूँ, और लेकिन परिवार में
मैं सबसे छोटा हूँ, लाड़ला हूँ, तो इस दृष्टि से मैं सभी को अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। और रश्मि जी और सरिता जी को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। नानी जी, एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि ये जो बड़ी बहन होती है ना, वो माता पिता के जाने के बाद माँ का रूप ले लेती है। और मैं ये सब यहाँ पर देख रही हूँ, आप लोगों के जो पूरा परिवार इकट्ठा है और दीदी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और आप उनकी किताब के विषय में जो बता रहे हैं, मुझे लगता है कि एक जो नारी होती है, जो आपने अभी बीड़ी वाली जो कविता आपने कही, तो एक जो नारी होती है ना, उसका मनोविज्ञान जो होता है ना, वो इतना मजबूत होता है कि जब बच्चा बात नहीं करता, बचपन जन्म लेता है, बोल नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता, तब भी वो समझ जाती है कि क्या बात रही है, क्यों रो रहा है, क्यों हंस रहा है, उसको सब पता होता है। तो और सबसे खुशी की बात यह है हमारे लिए कि आज दीदी की किताब के लिए आप सभी भाई बहन एकत्रित हैं। और वो बहुत खुशी की बात होती है ये कि जब परिवार हमारी इस तरह की कृतियों को स्वीकार करता है और उसके विषय में उसको सम्मान देता है, क्योंकि एक कटु सत्य है, मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है। आज मैं बता रही हूँ कि ग्वालियर के ही राम किंकर शर्मा जी हुआ करते थे, जिन्हें मैं अपने पिता सदृश मानती थी। वो कोरोना में चले गए, तो कभी कभी वो अपनी पीड़ा व्यक्त करते थे, मुझसे कहते थे कि रश्मि, मेरी जो विरासत है उसकी उत्तराधिकारी हो तुम। जबकि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि उनकी जो कृतियां थी, करीब उन्होंने 15-16 किताबें लिखी हैं, और कहते थे कि ये सब किताबें अब मेरे जाने के बाद कचरे के ढेर में चली जाएंगी, क्योंकि बच्चों को इतना उस विषय में कोई उन्होंने सोचा नहीं अपने पिता के लिए, कि जो किताबें लिखी हैं वो पिताजी की साधना का प्रतिफल है। तो ये बहुत खुशी की बात है, सभी को में ये भाव होना चाहिए। जो आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं सैल्यूट करती हूँ आपको। और अब मैं दीदी को बुलाती हूँ कि दीदी आए और इस जो साधना है, ये जो आपकी जो साहित्यिक साधना है, उसके विषय में आप थोड़ा प्रकाश डालें। हालांकि नवनीत जी ने, प्रदीप जी ने और जया जी ने, अपर्णा जी ने सब कुछ कह दिया है, लेकिन दीदी कुछ पहलू ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ आप जानती हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आइए। सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं सरिता त्रिपाठी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे इस यादो जुड़ी किताब को लाने का मौका दिया और इस पर गोष्ठी, परिचर्चा और काव्य पाठ करने का मुझे भी अवसर मिला है। मैं बहुत बहुत अभिभूत हूँ। आपने जो इतना सुंदर मंच संचालन किया है और सभी को कुछ कुछ पंक्तियां दे के आपने मुस्कुराहट सबके चेहरे पे ला दी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं जया जी को भी बहुत, जो मेरी छोटी बहन है, उसको भी मैं, क्योंकि हम लोग लगातार जब लिखते हैं तो आपस में एक दूसरे से चर्चा भी करते रहते हैं। और आपके पिताजी डॉक्टर नित्यानंद मुदगल जी की मैं शिष्या के रूप में काफी कुछ उनसे ग्रहण किया है, तो मैं उनका भी अपने हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो प्रदीप बेदार जी ने, अपर्णा जी ने, नवनीत बेदार ने और जया जी ने जो कुछ कहा, और आपके जो सुंदर छंदों से सब महफिल सजाई जा रही है, सभी का बहुत बहुत आभार। और जो भी इस कार्यक्रम के लिए जुड़ रहे हैं बाहर से, उन सब का भी, श्रोता लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। स्वागत है। संक्षेप में बाकी तो लोगों ने इतना कुछ बता दिया है, हर पहलू पे प्रकाश डाला है, मैं उसमें बहुत ज्यादा अंदर ना जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। दीदी, एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरे मन में जो प्रश्न उमड़ घुमड़ रहा है कि आपने ये इतनी 65 के करीब रचनाएं हैं, मैंने देखा है पूरा PDF। तो ये आप कितने वर्ष की आपकी साहित्यिक यात्रा का प्रतिफल है ये किताब? ये कितने भी वर्ष का नहीं, सिर्फ 6 महीने की साधना का प्रतिफल है, सिर्फ 6 महीने। मैं गद्य लेखन लिखती थी, मैं कहानियां लिखती थी, लेख और निबंध लिखती थी, और
मैं फिर राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान से जब जुड़ी तो वहाँ पे काव्य पाठ लोग क्या करते थे, मुझे लगा मैं कहानी कैसे सुनाऊं, कहानी सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं बैठा है। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं कुछ लिखूं। छोटा मोटा मैं पहले भी लिखती थी, कभी किसी का बर्थडे हुआ, कभी किसी का एनिवर्सरी हुई, किसी की शादी हुई, तो मैं कुछ लिख के अपने हाथ से देती थी कविता के रूप में। बस इतनी ही मेरी कविता थी। लेकिन जब मैं संस्थान से जुड़ी तो मैंने देखा कि लोग बड़ा बड़ा बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, और वो जब मैं सुनती थी तो मेरे मन में आता था ये सब तो मैं भी सोचती हूँ, ये विचार मैं भी व्यक्त कर सकती हूँ, और कुल मिला के जो भाव इनकी कविता में आ रहे हैं ये भाव तो मेरे मन में भी हैं, तो क्यों ना मैं इसे कविता के रूप में अभिव्यक्त करूं। तो मैंने प्रयास किया, और आप जैसे लोगों का सानिध्य मिला। फेसबुक पे मैंने कभी कोई कविता डाली, बहुत सारे लाइक मिले, बहुत सारे कमेंट मिले, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने लग के लिखना शुरू किया और एक टाइमलाइन बनाई कि मुझे इतने समय तक ये पूरा कर देना है। तो हार्डली 6 महीने मैंने इस किताब के लिए दिए, और इससे ज़्यादा, ये 65 कविताएं हैं और ज़्यादा लिख गई थी, पर मैंने उसमें सेलेक्ट किया कि पहला काव्य संग्रह है, इसमें क्या जाना चाहिए, और कुछ एक से मूड की है, कुछ डिफरेंट मूड्स की है कविताएं। इसमें मतलब मैंने कोशिश ये की है कि कविता भावाभिव्यक्ति तो है ही, लेकिन यथार्थ का संपुट है वो जरूर होना चाहिए, समाज के लिए मैसेज जरूर होना चाहिए। कविता सिर्फ हृदय की स्पंदन को जगाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को कुछ देने के लिए भी होना चाहिए। तो मेरी कविताओं में कुछ न कुछ संदेश अवश्य बढ़िया है, बात। और यथार्थ की जमीन पर, कठोर जमीन पे भी कविताएं हमारी दिखाई देती हैं। भावना है, कल्पना है, लेकिन यथार्थ का संपुट हर एक कविता में लगभग है। तो इसमें प्रेम भी है, आंसू है, पीड़ा है मन की, खुशनुमा यादें हैं, बलिदानी वीर भी हैं, हम अपने वीरों को भी सम्मान दे रहे हैं, चाय की चुस्की भी है, और यादों में बसी चिट्ठियां भी हैं जिसकी सोंधी सुगंध हम अभी भी महसूस करते थे। बचपन में जब हम लोग देखते थे कि चिट्ठियां आती थी तो कितने भाव से हम लोग पढ़ते थे और कितने सजो के रखी जाती थी, एक अभिलेख के रूप में होती थी, और डाकिया को बहुत सम्मान प्राप्त था, और लोग इंतजार करते थे कि पोस्टमैन आया है तो मेरी चिट्ठी है या नहीं। इन सब बातों को मैंने कविताओं में लाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक समाज के हाशिए पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, कमजोर, जिसे हम सर्वहारा कह सकते हैं, उसको भी मैंने अपनी कविताओं में स्थान दिया है। स्त्री विमर्श भी एक दो कविताओं में आया है। इसके अलावा बोनसाई, जैसा कि नाम से ही है, तो ये जापानी वनस्पति शास्त्र के रूप में हम जानते हैं बोनसाई, लेकिन हमारे समाज में बिखरे हुए जो ऐसा वर्ग है जो शोषित है, पीड़ित है, उसकी भी जड़ें काटी जा रही हैं, ऊपर से भी उसे छाटा जा रहा है, और उसे उतना ही खाद पानी दिया जा रहा है, यानी भोजन पानी उसे उतना ही दिया जा रहा है जितना जीने के लिए जरूरी है। और हमारी ये भी संकल्पना है कि ऐसे वर्ग को अगर हम बहुत अच्छा खाना पानी भोजन देंगे तो वो शायद हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाएगा, और इसीलिए उसे समेट दिया गया है छोटे छोटे गमले नुमा घेरों में। ये मेरी कविता का इसमें अंत है। इसी की तरह जैसे कि सभी ने अभी श्रमिक ललना की बात नहीं हुई, लेकिन मजदूर माँ की बात कही, इसी तरीके से और तमाम सारी कविताएं हैं, जैसे कोरोना त्रासदी के रूप में आया और किस तरीके से आया और क्यों आया, और हमें उसके लिए कितनी सावधानियां आगे लेनी है कि ऐसी कोई त्रासदी ना आए। सिर्फ कोरोना नहीं मैंने लिखा कि वो ऐसी त्रासदी ना आए, इसके लिए हमें कृत संकल्प होना होगा। इसी तरीके से बरगद बीज की बात मैंने की। बरगद का एक छोटा सा बीज होता है जिसमें तमाम एक विशाल बरगद की संभावनाएं मौजूद है, लेकिन समय के साथ उसे सही खाद पानी और दिशा मिलना जरूरी है। ऐसे ही हमारे समाज में बिखरे हुए हैं तमाम ऐसे बच्चे, तमाम ऐसे लोग जिनमें संभावनाएं हैं लेकिन उन्हें विकसित होने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये बात मैंने नन्हा बरगद बीज के माध्यम से कहनी चाहिए। तो इस तरीके से यथार्थ की कठोर भूमि भी हमारी कविताओं में, भावनाएं भी हैं, कल्पना भी है, लेकिन कल्पना ऐसी नहीं है जो जमीन से पैर उखड़ जाने दे। तो जमीन पे पैर रखते हुए कल्पना का फुट रहा है हमारी सभी कविताओं में, और जीवन के प्रति सकारात्मक
दृष्टिकोण तो है ही, जैसा कि आपने सच्चा सोना में भी देखा। ये कविता नहीं है, ये मेरे अपने संघर्ष की कहानी है। इसी तरीके से मन की पीड़ा भी मेरे अपने मन का संघर्ष है। सच्चा सोना भी ऐसी ही कविता है कि सच्चा सोना कैसे कोई व्यक्ति बन सकता है जब वो अपने संकल्प पे अडिग हो, वो खुली आंख से जब सपने देखे, जैसा कि अभी नवनीत बेदार ने भी यही बात कही कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें खुली आंख से सपने देखने होंगे। तो अब मैं कुछ अपनी कविताएं एक दो पढ़ के, जैसा कि देख रही हूँ समय काफी हो चुका है। स्वागत है दीदी, मैं यही कहने वाली थी कि आप अपनी कोई रचना रखिए बिल्कुल, जो बहुत प्रिय हो आपको। हालांकि माँ और कवि में कोई अंतर नहीं होता है। माँ को जैसे अपने सारे बच्चे प्रिय होते हैं, लेकिन एक बच्चा कुछ ज्यादा होता है। ऐसी रचनाओं का भी है, कोई ना कोई रचना हमको बहुत अधिक प्रिय होती है। आपका स्वागत है दीदी। धन्यवाद मैम। मैं इस संदर्भ में, मुझे पूरी कविताएं सभी पसंद हैं, लेकिन एक कविता जो इसकी उन्वान कविता कह सकते हैं, शीर्षक कविता यादो जड़ी किताब, इसको मैं मैं आपको समक्ष रखना चाहूंगी। और जैसे कि किताब और गुलाब का पुराना संबंध है। अब हम लोग जिस पीढ़ी में हैं उसमें अगर हम 30 साल पीछे जाएं तो किताब और गुलाब का संबंध समझ में आता है। लोग रखा करते थे किताब में गुलाब। तो यही भाव को लेते हुए मैंने कविता लिखी है। धूल छाड़ कर जब पढ़ी यादों जड़ी किताब, धूल झाड़ कर जब पढ़ी यादों जड़ी किताब, हर पन्ने पर मिल गए सूखे हुए गुलाब, हर पन्ने पर मिल गए सूखे हुए गुलाब। स्मृतियां ताजा हुई, स्मृतियां ताजा हुई, सोच अधर मुस्काए, स्मृतियां ताजा हुई, सोच अधर मुस्काए, नव पल्लवित प्रीत की गाथा रहे सुनाए, नव पल्लवित प्रीत की गाथा रहे सुनाए। नव कुसुमित वो प्रीत थी, नव कुसुमित वो प्रीत थी, या थी वो तरुणाई, मन मंदिर की सुरभिया रिश्तों की गहराई, मन मंदिर की सुरभिया रिश्तों की गहराई। मन सुरभित था सुमन सा, मन सुरभित था सुमन सा, हृदय प्रफुल्लित फाग, ख्वाबों में था झूमता सतरंगी आसमान, ख्वाबों में था झूमता सतरंगी आसमान। जब मन से ये भ्रम हटा, जब मन से ये भ्रम हटा, हुई प्रकाशित राह, चंचल मन स्थिर हुआ फिर पाया विश्राम, चंचल मन स्थिर हुआ फिर पाया विश्राम। यादें अब भी जड़ी हैं, यादें अब भी जड़ी हैं, पीली पड़ी किताब, यादें अब भी जड़ी हैं, पीली पड़ी किताब। मन अब भी महका रहे सूखे हुए गुलाब, मन अब भी महका रहे सूखे हुए गुलाब। धूल झाड़ कर जब पढ़ी यादों जड़ी किताब, हर पन्ने पर मिल गए सूखे हुए गुलाब, सूखे हुए गुलाब। क्या अब इसी करके एक कविता मैं और पढ़ दूं। स्वागत है। जीवन नैया चलती है, ये एक प्रेमी की अपनी प्रेयसी के लिए लिखी हुई रचना है। मेरे मन के दर्पण में, मेरे मन के दर्पण में तेरी स्मृतियां अंकित हैं, मेरे मन के दर्पण में तेरी स्मृतियां अंकित हैं। वो सरल स्मित शरारत तेरी, तेरी खुशियां अंकित हैं। कब रूठी थी, कब रूठी थी, कब मनमोहक, कब आंखों में प्यार लिए, तन मन में महका करती थी, तन मन में महका करती थी। सब आकृतियां अंकित हैं, सब आकृतियां अंकित हैं। आगे सुनिए। कब थी गौरव गान बनी, कब थी गौरव गान बनी, कब टूटी अभिलाषाएं थी,
मन मंदिर में दीप जलाकर, मन मंदिर में दीप जलाकर स्तुत करती अंकित है। मन मंदिर में दीप जलाकर स्तुत करती अंकित है। तेरी आंखों के पानी में, तेरी आंखों के पानी में मेरी कश्ती तिरती है। तेरी आंखों के पानी में मेरी कश्ती तिरती है। मधु जीवन के पार उतरती, मधु जीवन के पार उतरती, जीवन नैया चलती है। मधु जीवन के पार उतरती, जीवन नैया चलती है, जीवन नैया चलती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बात है। वाह। दीदी आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आप कह रही हैं कि ये 6 महीने की साधना का फल है ये किताब, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एक अभी आप कार्यरत भी हैं एक महत्वपूर्ण पद पर, तो किस तरह से आपने मैनेज किया कि आपने ये किस तरह से आपने लिखा है? आप थोड़ा सा अपना मैनेजमेंट बताएं, क्योंकि हम सभी लोग कभी कवियत्री जुड़े हुए हैं और जाहिर है कि आपके भाई बहन जुड़े हुए हैं तो उनको तो पता है, लेकिन मुझे दीदी कुछ नहीं पता। और सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लखनऊ में क्यों नहीं थी उस समय, और मैं दीदी से पहले क्यों नहीं जुड़ी। मुझे बहुत खुशी है कि इस आज कार्यक्रम की मैं हिस्सा बनी, इस साहित्यिक अनुष्ठान की मैं एक आहुति बनी। मुझे कृपया बताएं कि आप किस तरह से मैनेज किया आपने ये सब? नहीं रश्मि जी, आपके प्रश्न बहुत सार्थक हैं और जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनके लिए बहुत लाभान्वित होंगे वो जो आप प्रश्न कर रही हैं। अच्छा है जी मैम, ये प्रश्न आपने ही नहीं किया, बहुत लोगों ने मुझसे किया कि इतने कम समय में आपने कैसे लिख लिया, वो कौन सा जादू है, मुझे भी बताइए। तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहती हूँ, मैं कोई भी काम करती हूँ, मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो मेरे मन में विचार आते हैं, मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तो मेरे मन में विचार आते हैं। जैसे बारिश की बूंदें, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो अभी याद आ गया, मैं आ रही थी और हल्की हल्की बौछार पड़ रही थी, मैंने देखा सड़क के किनारे पानी, गंदा पानी जमा हुआ है, बह के जा रहा है और उसमें बुलबुले बन रहे हैं। तो उस पे मैंने कविता लिखी कि इसको आज दिख रहा है, इसको आज अपना देख, मतलब उसको भविष्य की चिंता नहीं है, बूंदों को भविष्य की चिंता नहीं है कि वो नदी में जाएगी, नाले में जाएगी, धूल या पंख में जाएगी, वो कहाँ जाएगी, उसका अस्तित्व मिटेगा या बचेगा, वो बस आज में जी रही है, खुश है। तो ये बात मैंने बूंद के माध्यम से हम सभी के लिए उपयोगी बात है कि हमें आज में जीना है। लोग वर्तमान में ना जी के, अगर सुंदर अतीत है तो अतीत में जीते हैं, या कोई ख्वाब सोच रहे हैं तो भविष्य में जीते हैं। अतीत, अगर अतीत बुरा है तो उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्तमान में पूरी तरह से नहीं रहते। अगर हम आज वर्तमान में हैं, वो एक कविता मैंने बचपन में पढ़ी थी, ज्यों निकल बादलों की गोद से, एक बूंद थी कुछ आगे बढ़ी, सोचने अपने मन में लगी, आह मैं घर छोड़कर क्यों पढ़ी। ये बहुत बचपन में मैंने पढ़ी थी। तो जी हरिओद की है, जी हरिओद जी की है शायद। हाँ, हरिओद जी की है संभवतः। तो वो कविता भी मेरी प्रेरणा थी कि एक बूंद को कोई चिंता नहीं थी, और लास्ट में उसमें पंक्तियां हैं, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो कवि का संदेश यही है कि जब आप घर से निकलते हैं या बाहर निकलते हैं तो ये मत सोचिए कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव होगा, सकारात्मक सोचें, तो हो सकता है कि उस बूंद की तरह सीप में गिर के मोती ही बन जाए। तो एक ये प्रेरणा थी। और बूंद जो है आज सोच रही है कि वो धूल में गिरेगी कि पंख में गिरेगी, लेकिन वो खुश है, वो आज में जी रही है। तो यही बात को मैंने अपनी कविता में कहा, और मैं अपने बिंदु पर वापस आ रही हूँ कि मैं कैसे लिखती हूँ। तो ये किसी भी समय मैं कविता लिखने के लिए अलग से नहीं बैठती हूँ, मुझे पंक्तियों को आगे पीछे करना, भाव मेरे दिमाग में अगर स्पष्ट हो जाता है फिर कविता लिखना आसान हो जाता है। कि मेरे मन में एक भाव आया और
कोशिश मैं करती हूँ, मैं डायरी पेन कोशिश करती हूँ अपने सिरहाने रखूं या आसपास रखूं। कभी कोई भाव आता है तो मैं उस भाव को लिख लेती हूँ। मैं कविता नहीं लिखती हूँ, उस भाव को लिख लेती हूँ और फिर उसे सजो लेती हूँ जब मुझे समय मिलता है। तो भाव जब मेरे पास रहते हैं तो फिर उन्हें पंक्तिबद्ध करना ही रह जाता है और वो मैं मैनेज कर लेती हूँ किसी भी समय। तो मैं अलग से बैठ के अगर भाव सोचूंगी तो शायद तो बरसों लग जाएंगे किताब लिखने में, क्योंकि भाव मेरे चलते फिरते कहीं भी कुछ भी काम करते हुए भाव आते रहते हैं। और अगर मैंने उसे लिपिबद्ध कर लिया, एक दो ही लाइनों में लिख लिया, तो वो कविता मेरे लिए बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं अपने समय का सदुपयोग करके, जो भी समय हमारे पास बहुत सीमित समय होता है, क्योंकि मैंने सरिता जी से निवेदन किया था कि सैटरडे संडे में अगर आप रखेंगी तो मुझे सुविधा होगी, क्योंकि मुझे 7:30 बज जाता है आने में। लेकिन वो भी व्यस्तता के रखते चलते नहीं रख पाई, इसे फिर मंडे में रखना पड़ा। कई सैटरडे संडे इस तरह से बीत गए थे, नहीं बन पाया। तो समय की तो बहुत अभाव रहता है, पर ये जो है टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बहुत करके मैं अपने भावों को सजोती हूँ। डायरी पेन में कभी कभी लिपिबद्ध कर लेती हूँ छोटे भावों को, और बस इसी तरीके से मैं कर पाती हूँ। बिल्कुल दीदी, और आपने सच कहा कि नवनीत जी भी जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी भी जुड़े हैं, ज्योति जी भी हैं, अपर्णा जी भी हैं, सभी लोग लेखक और कवयित्री हैं। मैंने देखा है कि भाव भी एक बुलबुले की तरह होते हैं, जो अगर उसी समय लिखे ना जाए, उनको अंकित ना किया जाए, तो वो फटाक से विलुप्त हो जाते हैं और फिर कितनी भी कोशिश करो दोबारा वो आते नहीं हैं। आते हैं, और बहुत इनका प्रयास कोई करने पे भी नहीं आता। इनका कोई निश्चित समय नहीं होता है। सच, मैं भी जब खाना बनाती हूँ, किचन में होती हूँ, तो भाव आते हैं, और जब कभी हम लिखने बैठते हैं ना कि आज कुछ लिखना है, तो कुछ भी नहीं आता। और जो आपको एक कविता जया जी ने सुनाई थी, बीड़ी वाली, शायद जया जी ने सुनाई थी, मजदूर माँ, वो भी मेरी अपनी आप बीती। मेरे घर में काम हो रहा था, एक मजदूर औरत अपने बच्चे को सिखा रही थी। वो कविता बिल्कुल मतलब धरातल से आई थी, यथार्थ की जमीन से आई थी, और वो कविता के रूप में मैंने उसे लिख दिया, क्योंकि वो भाव मेरे मन में चुभ गया बहुत बुरी तरीके से, कि एक माँ कहीं अपने बच्चे को बीड़ी पीना कैसे सिखा सकती है, जबकि जानती है कि बीड़ी तंबाकू सेवन अच्छा नहीं है। तो लेकिन उसके पीछे उसका दर्द जो था वो कविता के रूप में आ गया। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं एक साथ इतने काव्य मनीषियों के साथ जुड़ी हूँ। ये निश्चित ही आज का दिन मैं कैलेंडर में नोट करूंगी, और आभार व्यक्त करती हूँ सरिता जी का कि उन्होंने मुझे जोड़ा। और सचमुच किसी भी पुस्तक का प्रकाशित होना, जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, किसी उत्सव से कम नहीं होता, क्योंकि ये लेखक की गहन साधना होती है, और इस गहन साधना का जो प्रतिफल समाज को मिलता है वो बहुत मीठा होता है। तो एक ये बात जो मैं और आजकल कहना चाहती गजलें हूँ। चल रही हैं और ये जो कुछ भी चल रहा है, उनसे हटके हमें लिखना चाहिए, जो समाज के लिए एक दिशा निर्देश दे। बहुत ही आज की सार्थक ये साहित्यिक अनुष्ठान रहा। मैं इसे ना काव्य गोष्ठी बोलूंगी, ना ही कोई दूसरा नाम दूंगी, ये इसे मैं मैं साहित्यिक एक अनुष्ठान बात या और ही कहना बोलूंगी। चाहती हूँ, एक बात जी कहना और चाहती हूँ कि जी इस जी काव्य संग्रह को जल्दी प्रकाशित कराने में रश्मि प्रकाशन लखनऊ का बहुत बड़ा योगदान रहा, और उन्होंने बहुत कम समय में मेरी ये पुस्तक पूरी करके समयबद्ध तरीके से मुझे दे दी। तो मैं उनका भी आभार इस मंच के माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगी। धन्यवाद क्या मैम। बात। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई दीदी। मैं शुभकामना देती हूँ कि आप पर मां शारदे की कृपा इसी तरह बनी रहे, और इसी तरह से आपकी अनवरत लेखनी चलती रहे। और मैं अब सरिता जी को यदि सुन रही हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो मंच पर एक बार आएं और सबका आभार व्यक्त करें और इस कार्यक्रम का समापन भी करें। सरिता जी, आप यदि सुन पा रही हैं तो आप आइए, और मंच के उस पार जो हमारे आज साहित्य अनुरागी जुड़े रहे, सविता जो जी को यही आने के बताए। लिए किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि इसमें 6 की ही व्यवस्था है स्ट्रीम यार्ड में। जी 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 जी।
तो सरिता जी आप हमें बाहर कर दीजिए, कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ सभी को मेरा नमस्कार। आ गई सरिता जी, आ गई। जया जी निकल गई मुझे लगता है। एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि जो हमारे मंच के उस पर साहित्य अनुरागी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो भी इस किताब को जरूर, इस किताब का लाभ लें। ये बहुत ही सुंदर और सार्थक सार गर्भित किताब है दीदी की। तो मैं यहीं से मंच से उनसे अनुरोध करती हूँ कि इस किताब को पढ़कर जरूर अपने जीवन में इसे आत्मसात कर सकेंगे। और स्वागत है सरिता जी आपका। बहुत बहुत आभार रश्मि दी, सबसे पहले आपका, आपने इतना खूबसूरत संचालन किया और इतने कम समय में जी आपने जो है आज का कार्यक्रम जो है संपूर्ण किया। आपको मैंने दोपहर में बोला था और आपने एक्सेप्ट किया और ये कार्यक्रम आज हो पाया। तो मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पूर्णिमा मैम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज हम लोग जो है इस पुस्तक पर एकत्रित होकर परिचर्चा कर पाए। और प्रदीप सहाय सर का बहुत आभार, जो कि हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और जो है जुड़ते हैं, हर कार्यक्रम में जुड़ते हैं। जब भी मैं आग्रह करती हूँ सर आपको आना है तो बिल्कुल आते हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर। और आज आपने बहुत ही सुंदर जो है समीक्षा किया और बहुत आनंद आया दर्शकों को भी। डॉक्टर नवनीत सर का बहुत बहुत आभार, आप जुड़े, आपने अपना समय निकाला आज। अपर्णा मैम का आभार, उन्होंने बहुत सुंदर जो है उनका जो है गायन है और मैम आपको हम दोबारा सुनना चाहेंगे जरूर, आपकी गायकी का लाभ उठाएंगे हम लोग। और जया मैम का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जी सर। मैं एक प्रस्ताव दे रहा हूँ आपके पटल को, इस अवसर को इस्तेमाल करते हुए कि एक प्रक्रिया चलती है कई पटलों पे, मैंने देखा है कि कवि की रचना किसी सस्वर गाने वाले से हम उसका प्रस्तुतिकरण करा देते हैं, तो वो रचना भी सार्थक हो जाती है और उसको एक नई ऊंचाई मिल जाती है। तो इस तरीके का आयोजन अगर आप करें तो अपर्णा जी इसमें आपकी मदद कर पाएंगी शायद। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। बस क्योंकि एक पटल पे मैंने शायद कहीं सुना है, एक कार्यक्रम चलता है बोल तुम्हारे, कुछ इस तरीके का है। जी जी जी, गीत उसमें हमारे एक गीत हमारे बोल तुम्हारे। जी 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 जी, वो इस तरीके का आयोजन आप कीजिए। आपका स्वागत है और हम आशा करते हैं आप जुड़ेंगी। बिल्कुल। तो बहुत इसी के साथ सभी का मुझे खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी जुड़ने से, बहुत खुशी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। और हम लोग फिर से जुड़ेंगे जरूर किसी न किसी कार्यक्रम में। और पूर्णिमा मैम आपकी दूसरी किताब जल्द से जल्द आए यही आशा करते हैं और आपकी कहानी की भी पुस्तक जल्दी आ जाए, फिर हम लोग इकट्ठा होंगे एक बार। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत सभी का आभार, शुभ रात्रि सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी आपको और सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपके शुभ संध्या, वंदे मातरम। अद्भुत मंच संचालन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर संचालन और कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हुआ, बहुत खुशी है। और दीदी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी का, थैंक यू सो मच। सरिता जी का। सही बात है, सरिता तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके प्रयास तो हमेशा ही हम तारीफ करते हैं। बहुत ही सुंदर पटल सजाती है। आपका आशीर्वाद जी जी जी, आप लोग के आशीर्वाद से हम लोग कुछ कुछ करते रहते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय